तो दोस्तों जस्ट इमेजिन एक ऐसी दुनिया जहां पर 60,000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स रेडी टू फायर हैं। 1980s में ये बिल्कुल सच था। 1980s का वो डेकेड जब चल रही थी दुनिया के अंदर कोल्ड वॉर, एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ यूएसएसआर, दोनों ही ब्लॉक्स अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को लगातार इंक्रीज करते जा रहे थे। दुनिया की ऐसी कोई सिटी नहीं थी जो न्यूक्लियर हमले से उस समय बची हुई नहीं थी, या फिर दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसके ऊपर न्यूक्लियर गन जो थी वो तैनात नहीं थी। बट ऐसा नहीं हुआ, कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं चला। बट अगर कोई न्यूक्लियर वेपन कोल्ड वॉर के दौरान चला दिया जाता तो इसका डेवास्टेटिंग इफेक्ट पूरी दुनिया पर हमको देखने को मिलता। क्यों? क्योंकि इससे पूरी दुनिया के ऊपर सनलाइट आना बंद हो जाती, क्योंकि इतने बड़े क्लाउड्स, इतना बड़ा, इतना ज्यादा स्मोक जो था वो पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर फैल जाता कि सनलाइट धरती तक ना पहुंच पाती। सनलाइट ना पहुंचती तो टेम्परेचर में लगातार गिरावट आती, सब जगह ठंड पड़ जाती, क्रॉप्स खराब हो जाती, एंड फेमाइन के चलते लाखों करोड़ों लोग इस दुनिया में मारे जा सकते थे। बट लकीली ऐसा नहीं हुआ। एंड कोल्ड वॉर के दौरान भी एंड कोल्ड वॉर के बाद भी कई सारी न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन ट्रीटीज जो थी वो यूएसए एंड रशिया के या यूएसएसआर के प्रेसिडेंट ने साइन करी, जिसके चलते धीरे धीरे न्यूक्लियर आर्सेनल पूरी दुनिया के अंदर कम होने लगा। खास तौर पर यूएसए एंड रशिया के अंदर ये न्यूक्लियर आर्सेनल कम होने लगा। लास्ट ऐसी ट्रीटी 2011 के अंदर रशिया और यूएसए ने साइन करी थी, जिसके चलते दोनों कंट्रीज ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को एक लेवल तक लाने की बात करी थी। यानी कि दोनों कंट्रीज ने ये प्रॉमिस किया था कि 1550 न्यूक्लियर वॉरहेड्स ही अमेरिका एंड रशिया अपने पास रखेगा, इससे ज्यादा नहीं रखेगा। बट ये ट्रीटी जो 2011 में साइन हुई थी 2021 में एक्सपायर हो गई। 5 साल का इसको एक्सटेंशन दिया गया। बट जैसे ही रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, तब से ही रशिया ने अपने आप को इस ट्रीटी से बाहर निकाल लिया। बट ये प्रॉमिस तो किया कि हम इस ट्रीटी की सभी बातें मानते तो रहेंगे, बट इस ट्रीटी का मेंबर हम नहीं रहेंगे। बट अब दुनिया के ऊपर दोबारा ऐसा खतरा मंडराने लगा है। अब ऐसा लग रहा है कि एक और कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है, जिसके अंदर दोबारा न्यूक्लियर स्टॉक पाइलिंग शुरू होगी, जिसके चलते पूरी दुनिया के ऊपर दोबारा न्यूक्लियर हमले का खतरा जो था वो छा गया है। अब ऐसे में हमको ये देखना होगा कि कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके चलते दुनिया भर में ये पूरी डिवास्टेशन जो है वो क्रिएट हो सकती है। सबसे पहले अगर हम देखें तो इस मैप में, इस चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि दुनिया भर का न्यूक्लियर स्टॉक पाइल जो लगातार कम हो रहा था, वो पिछले कुछ सालों के अंदर दोबारा बढ़ना शुरू हो गया है। इसका मतलब दोबारा न्यूक्लियर वेपन के बादल जो है वो दुनिया के ऊपर छाने लगे हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है, ये बहुत ही परेशान करने वाला विषय है। इसके साथ-साथ इस पूरे इश्यू में अगर सबसे बड़ा कोई प्लेयर है, सबसे ज्यादा अगर कोई पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है, तो वो है चाइना। क्योंकि चाइना ने 1964 में न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिए थे, अपना पहला न्यूक्लियर वेपन चाइना ने बना लिया था। बट उसके बाद चाइना ने ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स डेवलप नहीं किए। चाइना हमेशा 100 से 150 न्यूक्लियर वॉरहेड्स ही अपने पास रखता था। बट जब से जी जिनपिंग जो है वो चाइना के प्रेसिडेंट बने हैं, इनकी प्रेसिडेंसी के दौरान लगातार चाइना का न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ता जा रहा है। चाइना आज की डेट में सबसे ज्यादा स्पीड से अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो डेवलप कर रहा है। इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, चाइना इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए अंडरग्राउंड सिलोस क्रिएट कर रहा है। पेंटागन, सीआईए, हर किसी की ये खुफिया रिपोर्ट के अंदर बात जो है वो साफ कर दी गई है कि चाइना ने आज की डेट में यूएसए से भी ज्यादा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि ऐसी मिसाइल्स जो एक कॉन्टिनेंटल से दूसरे कॉन्टिनेंट तक भी वार कर सकती हैं, 300 से ज्यादा अंडरग्राउंड ऐसे सिलोज, ऐसे स्टेशन चाइना क्रिएट कर चुका है, जो यूएसए से भी ज्यादा है। यूएसए इससे बहुत ज्यादा परेशान है। इसके साथ साथ चाइना लगातार अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है। चाइना लगातार न्यूक्लियर मिसाइल्स या फिर न्यूक्लियर सबमरीन्स डिप्लॉय कर रहा है साउथ चाइना सी में, पैसिफिक ओशियन में। वो लगातार अपनी एयरफोर्स को बढ़ा कर रहा है, जिसके ऊपर वो न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय कर सके। इन सभी चीजों के चलते अगर अमेरिका आज की डेट में अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को चेंज करेगा, तो वो मेजरली रशिया के चलते नहीं, चाइना के चलते अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को चेंज करेगा और अपने न्यूक्लियर वेपन्स का नंबर बढ़ाना शुरू करेगा। क्योंकि चाइना इज द बिगेस्ट प्लेयर। सबसे ज्यादा तेज स्पीड से चाइना जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन या किसी भी प्रकार के डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। फिर अगर हम बात करें रशिया की, तो रशिया भी पीछे नहीं है। रशिया ने इस यूक्रेन युद्ध के दौरान बेलारूस के अंदर भी कुछ न्यूक्लियर वेपन जो है वो डिप्लॉय किए हैं। और रशिया जब से ये वॉर शुरू हुई है, तब से लगातार चैलेंज कर रहा है वेस्ट को कि हम कभी भी इस मिलिट्री स्ट्राइक को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हम इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेंगे। हम पूरे यूएसए को या पूरे वेस्टर्न कंट्रीज को डिस्ट्रॉय कर देंगे। लगातार रशिया, प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो चैलेंज कर रहे हैं, वो धमकी दे रहे हैं। ऐसे में रशिया ने जब अपने आप को आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी से बाहर निकाला, तो उससे रशिया के पास भी ये पावर आ गई कि वो लगातार अपने वेपन्स, लगातार अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करता रहे। एंड पूरी दुनिया में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की अगर हम बात करें, तो रशिया ने सबसे ज्यादा ग्रोथ करी अपने डिफेंस बजट में। पिछले कुछ सालों के मुकाबले रशिया ने 24% अपना डिफेंस बजट जो था वो बढ़ा दिया। अब इस डिफेंस बजट में क्या किया जाएगा? मिसाइल्स खरीदी जाएंगी, हथियार खरीदे जाएंगे, या मिसाइल्स को चलाने के लिए, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को चलाने के लिए जो सिलोज हैं वो क्रिएट किए जाएंगे। ऐसे प्लेन्स डेवलप कर रहा है रशिया जो हाइपरसोनिक स्पीड के ऊपर उड़ सके। हाइपरसोनिक स्पीड ऐसी स्पीड होती है जो साउंड की स्पीड से भी 5 to 6 टाइम्स ज्यादा है।
ऐसी मिसाइल्स या ऐसे वेपन्स को कंट्रोल कर पाना, इनके खिलाफ कोई स्ट्रेटेजी क्रिएट कर पाना या इनको डिस्ट्रॉय कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और रशिया ऐसे मिसाइल्स लगातार टेस्ट कर रहा है जो कि अमेरिका को बहुत ही परेशान कर रही है। अमेरिका के अंदर सेंसिटिविटी इसके चलते इंक्रीज होती जा रही है। इसके साथ साथ जब इतना सारा सिनेरियो पूरी दुनिया में क्रिएट हो रहा है, एक तरफ चाइना अपनी डिफेंस को बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ रशिया जो है वो पूरी दुनिया के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो अमेरिका ने भी अपना एक नया प्लान तैयार कर लिया है। अमेरिका $1200 बिलियन या फिर $1.2 ट्रिलियन आने वाले कुछ सालों के अंदर अपनी मिलिट्री की मॉडर्नाइजेशन के ऊपर खर्च करेगा। उस पैसे से अमेरिका अपने न्यूक्लियर वॉरहेड भी इंक्रीज करेगा, अपने सबमरीन्स को भी इंक्रीज करेगा, नए नए फाइटर प्लेन्स भी लेकर आएगा। ऐसे में दुनिया के बीच में ये जो रेस है न्यूक्लियर वेपन्स की, वो लगातार बढ़ जाएगी। इसका असर बाकी सभी कंट्रीज के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि अगर अमेरिका अपनी आर्मी बढ़ाएगा तो अमेरिका के जो दूसरे नेशन जैसे ईरान हो गया, टर्की हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, ये सब भी अपनी आर्मी बढ़ाएंगे, अपने वेपन्स को बढ़ाएंगे। अगर चाइना अपनी आर्मी को और स्ट्रॉन्ग करेगा तो इंडिया को भी अपनी आर्मी को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इंडिया करेगा तो पाकिस्तान भी करेगा, पाकिस्तान करेगा तो अफगानिस्तान भी करेगा। इस तरह पूरी दुनिया के अंदर ये वेपन्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और सबसे बड़ा खतरा यह है कि अब जैसे तालिबान अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, अगर चाइना ने या पाकिस्तान ने तालिबान को न्यूक्लियर वेपन दे दिए, जैसे चाइना ने नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर वेपन दिए, अब ऐसे इनएक्सपीरियंस हाथों के अंदर अगर न्यूक्लियर वेपन आ जाएंगे या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में अगर न्यूक्लियर वेपन आ जाएंगे, एक भी न्यूक्लियर वेपन अगर फायर कर दिया गया तो पूरी दुनिया के लिए डिवेस्टेटिंग होगा, क्योंकि उसके बदले में दूसरा न्यूक्लियर वेपन फायर किया जाएगा, फिर तीसरा अटैक, फिर चौथा अटैक, और एक के बाद एक पूरा इलाका जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसीलिए अमेरिका और सभी कंट्रीज जो है वो इसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, जबकि सब कंट्री तो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अब जैसे अमेरिका LGM-35A सेंटिनल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की सारी टेस्टिंग कर चुका है। ये अमेरिका की सबसे पावरफुल मिसाइल होने वाली है। अमेरिका इसको 2030 तक अपने सभी एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर डिप्लॉय कर देगा और अपने सभी मिलिट्री बेसिस के ऊपर भी इसकी इंस्टॉलेशन कर देगा, जो कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। और हम जानते हैं कि अमेरिका के पास 750 से ज्यादा पूरी दुनिया में मिलिट्री बेसिस मौजूद हैं, और वहां पर ऐसी मिसाइल्स अगर डिप्लॉय की जाएंगी तो ये पूरी दुनिया में न्यूक्लियर अटैक का खतरा और बढ़ा देंगी। इसके साथ साथ अमेरिका अपनी सभी पुरानी सबमरीन्स को रिप्लेस कर रहा है कोलंबिया क्लास सबमरीन से। ये सभी न्यूक्लियर पावर सबमरीन होंगी और ये दुनिया में और भी ज्यादा खतरा पैदा करेंगी, क्योंकि अगर अमेरिका के मान लीजिए लैंड बेस्ड जितने भी मिसाइल सेटअप्स हैं वो अगर रशिया या चाइना डिस्ट्रॉय भी कर देता है, तब भी अमेरिका के पास ऐसी सबमरीन्स होंगी जो पता नहीं कहां कौन से ओशियन के अंदर सिचुएटेड हैं, कहीं से भी वो फायर कर सकती हैं और चाइना और रशिया के खिलाफ रिटेलिएटरी एक्शन क्रिएट कर सकती हैं। इसके साथ साथ अमेरिका डेवलप कर रहा है B-21 बॉम्ब रेडर, दुनिया का सबसे पावरफुल, सबसे फास्ट ऐसा एयरप्लेन, ऐसा फाइटर एयरप्लेन जो अपने साथ लगभग 6 से 8 न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर कैरी कर सकता है। और ये न्यूक्लियर वेपन्स या ये न्यूक्लियर मिसाइल्स जो होंगी, ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स होंगी जो इस बॉम्ब रेडर के ऊपर अटैच की जाएंगी, जो दुनिया में कहीं भी वार कर सकती हैं और उनको डिटेक्ट करना और भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके साथ साथ हाइपरसोनिक वेपन सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि मान लीजिए मिसाइल्स चलाई भी जाती है, क्रूज मिसाइल हो चाहे बैलिस्टिक मिसाइल हो, इनको डिटेक्ट कर पाना काफी आसान होता है, क्योंकि इनका जो पाथ है वो प्रेडिक्टेबल होता है और इनको ऊपर ही एटमॉस्फेयर के अंदर ही डिस्ट्रॉय किया जाना पॉसिबल है। बट हाइपरसोनिक वेपन्स जो हैं या मिसाइल्स जो हैं, ये बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल पाथ को फॉलो करती हैं एंड बहुत ही ज्यादा फास्ट, स्पीड इनकी बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है, जिसके चलते इनको एटमॉस्फेयर में डिस्ट्रॉय कर पाना, इनके बारे में पता लगा पाना, रडार्स पर इनको डिटेक्ट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अब ऐसे वेपन्स रशिया के पास, चाइना भी इनकी टेस्टिंग कर रहा है, अमेरिका भी इनको तैयार कर रहा है। फ्यूचर में ऐसी सभी कंट्रीज के बीच में रेस शुरू हो जाएगी कि सबको क्या चाहिए, हाइपरसोनिक वेपन चाहिए, ताकि वो इनका इस्तेमाल करके या तो डेटरेंस क्रिएट कर सके या फिर ऑफेंसिव क्रिएट कर सके। इसके साथ साथ चाइना ने रिसेंटली आपका टेस्ट किया फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम। ये तो हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम से भी बहुत ही ज्यादा एडवांस मिसाइल सिस्टम है, जो अपने पाथ को लगातार चेंज करती रहती है। मिसाइल पहले एक डायरेक्शन में जाएगी, फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करके वो दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाकर अपने टारगेट को हिट करेगी, जिसके चलते इसका पाथ अगर चेंज हो जाएगा तो वो सभी एंटी मिसाइल सिस्टम जो है वो इसको सही डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे, जिसका इस्तेमाल चाइना किसी भी कंट्री के ऊपर कर सकता है जिसके साथ भी वो वॉर में उतर रहा है। यही सभी एडवांसमेंट तो जो है, जो पूरी दुनिया को, खास तौर पर अमेरिका को चैलेंज कर रही है, अमेरिका को परेशान कर रही है, अमेरिका की सेफ्टी के लिए कंसर्न क्रिएट कर रही है। अमेरिका अपने आर्म्स को बढ़ा रहा है, अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ा रहा है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है।
वही अगर टैक्टिकल मिसाइल, जो बहुत ही छोटी मिसाइल्स होती हैं, जिनका इस्तेमाल किसी शहर को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं, आर्मी इंस्टॉलेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है, ये टैक्टिकल मिसाइल्स अगर फ्यूचर में किसी भी कंट्री ने इस्तेमाल करी, तो उसका रिटेलिएशन होगा, एक और टैक्टिकल मिसाइल, फिर एक और टैक्टिकल मिसाइल, और ये एक पूरा न्यूक्लियर युद्ध जो है वो शुरू कर देंगी, जो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी है, पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी है। ऐसे में जब दुनिया आज की डेट में पॉवर्टी को फेस कर रहा है, ग्लोबल हंगर को फेस कर रहा है, एजुकेशन क्राइसिस को फेस कर रहा है, एपिडेमिक्स को फेस कर रहा है, ये सभी मेजर कंट्रीज जो हैं वो उनका सॉल्यूशन ढूँढने की बजाय अपने-अपने कंट्रीज के न्यूक्लियर आर्सेनल को डिप्लॉय करने में या डेवलप करने में ध्यान दे रही हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि फ्यूचर के अंदर क्या सच में एक नई वॉर शुरू होगी? सच में एक नया न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर वॉर जो है वो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, उसका कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर आंसर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।